ये हमारे पुत्रवत हैं मनोज जी, इनके ये मामा जी हैं। मामा जी की चर्चा ये अक्सर करते थे और साहित्य के रुझान के बारे में। संजोग से एक बार आप आए और आपके साथ मुलाकात हुई, बैठक हुई और फिर आपने बताया कि यहाँ पे पूरा समूह है दिग्गज लोगों का। तो ये जिज्ञासा हुई कि क्यों ना फिर एक छोटी सी मुलाकात टाइप की गोष्ठी आयोजित कर दी जाए। ये उसी का आरंभ है और आप लोगों का हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है। मैं ब्रजेश जी से चाहूँगा कि आप क्रम से परिचय करा दें। जी। हम आज यहाँ पे वसुंधरा सेक्टर 5 में आदरणीय कृष्ण बिहारी गुप्ता जी के हम लोग बैठे हुए हैं और आपकी साहित्यिक अभिरुचियाँ भी बहुत ज़बरदस्त हैं और आपने कई किताबें भी लिखी हैं। इंजीनियर के पेशे से रिटायर होने के बाद एक साहित्य का अनुरागी जिस तरह से साहित्यिक विधा में काम करता है, उस तरह से आप अभी भी लिखते पढ़ते रहते हैं और साहित्य को लेकर के बहुत ही इच्छुक जागरूक रहते हैं हमेशा। और इस तरह की काव्य गोष्ठियाँ हों, उसके लिए प्रयास भी आपका रहता है। तो उस दृष्टि से आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे बीच में मैं परिचय कराऊंगा आदरणीय चंद्रभूषण जी हैं, जो हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं, पत्रकार हैं, नवभारत टाइम्स में काम करते रहे हैं। और हमारे बीच में राधेश्याम तिवारी जी हैं और राधेश्याम तिवारी जी भी दैनिक जागरण में पत्रकारिता करते रहे। अब रिटायरमेंट के बाद साहित्य की पूरी यात्रा आपकी चल रही है और जगह जगह काव्य गोष्ठियों में इस समय साहित्यिक यात्राएं इनकी बहुत ज़्यादा चल रही हैं। हमारे बीच में अरुण आदित्य जी भी बैठे हुए हैं। आप अमर उजाला में मेरे बॉस रहे हैं, आपके साथ मैंने काम किया, सीखा। हाँ। और उस दौर में भी जब मैं था तो दिल्ली में, तो मेरे घर पे एक बार हम लोग काव्य गोष्ठी करने का मौका भी मिला था हम लोगों को। तो इस तरह से ये बड़ा सुखद संयोग है कि आज मेरे तमाम बड़े भाई अग्रज इस जगह पे उपस्थित हैं और कविताओं के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो मैं आप में से हमारे बीच में खालिद जी हैं। खालिद भाई दैनिक जागरण में अभी भी काम कर रहे हैं, मित्र हैं, हम लोग साथ काम किए हुए हैं और साहित्य से बहुत रुचि लगाव रखते हैं। वहाँ देवरिया के रहने वाले हैं। अच्छा जी। और ये भी आजमगढ़। प्रतापगढ़। आप प्रतापगढ़ जी। वाह वाह। तो ये ये मेरा बिल्कुल तो पूर्वांचल की बहुत सौंधी महक। सुखद संयोग है, हम सब लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे। तो आज हम सब की कविताओं को सुनने का सौभाग्य मिलेगा खालिद भाई को। ये प्योर श्रोता एक अकेले। तो बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि साहित्यकार तो हर व्यक्ति, संगीतकार, प्रकृति ने सबको दे रखा है। किसी में प्रवेश, रुचि, तमाम चीज़ों, कुछ चीज़ें वृत्त हो पाती हैं, कुछ नहीं हो पाती। रचनाकार और पाठक के बीच का जो संबंध है वो पाठक को बहुत ज्यादा दिया गया है रचनाकार के मुकाबले, क्योंकि रचनाकार ने तो अपनी मानसिक उगाल दान को प्रस्तुत कर दिया। उसके जो भाव हो, बेभाव हो, जो भी हो, पाठक किस रूप में वह लेता है, वो आपकी रचना है। रचना वो नहीं है जो हम रचते हैं, रचना वो है जो पाठक पढ़ करके ग्रह करता है। इसलिए आप सर्वोपरि हैं
नहीं, एक चीज और है। हाँ ये विशुद्ध होता है। हाँ। बाकी कभी एक आदमी पढ़ रहा होगा, बाकी हम चार भी उसके श्रोता ही हैं, हम बाबा ही हैं। और आपकी खास करके कविता का तो जो है, जी। तो कविता के 95% पाठक वही हैं जो कवि हैं। सिर्फ 5% हैं जो नहीं सब कवि नहीं। देखिए, जितनी भी कवि गोष्ठियां होती हैं, अब ईश्वर की कृपा है कि कई अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन अपने माध्यम से हुआ बलरामपुर में, जिसमें आप समझिए कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री में वो है शायर, कौन से? अरे गीतकार जो हैं, गुलजार, हाँ? गुलजार, नहीं, गुलजार से नीचे वाले, गुलजार की जो नकल किए हैं, रिक्ता में आते हैं जावेद अख्तर। जावेद अख्तर। अच्छा। जावेद अख्तर को हमने बुलाया था उस कवि सम्मेलन में 1000 रुपए में और फर्स्ट क्लास के टिकट में। तो जावेद अख्तर ने कहा कि उसमें सोम ठाकुर और निर्भय सभी लोग थे अखिल भारतीय। उन्होंने कहा कि हमारे अकेले इतनी लंबी केवल ट्रेन थी और हमारे एक साथी और हैं कजलीवास, उनको भी बुला लेते आप। तो हमने कहा आगंतुक के रूप में तो हम बुला सकते हैं, लेकिन भुगतान नहीं करेंगे। तो बोले तब आना संभव नहीं है। पोस्ट कार्ड से ही सब वार्ता सब होती थी, हफ्ते में पत्र वगैरह आ जाते थे। कब की बात? ये 84। तो साहब वो कराया गया। फिर गोरखपुर में वो भी चेत नामशाले, चेत में हरिवंश सिंह पवार और ये सब सारे लोग चेतना मसाले को उन्होंने पढ़ा चेत नाम साले, चेत नाम साले। किसने कहा? कौन थे? कौन थे? निर्भय हाथुर्षी। अच्छा। तो वो रहा। फिर सन 2000 में सांस्कृतिक संगम साहित्य की संस्था का हम मूलतः उसमें नवलकांत मिश्र जी और अभी जो बच्चे आ रहे हैं इनके पिताजी, एक कौशिक जी थे और हम, ये 4 लोगों का गोष्ठी बैठती थी और गोष्ठी में हुआ संस्था बनाई जाए। 25 साल हो गए और आज उसकी जो है 384 या कितनी गोष्ठी इस समय 3 बजे से गोरखपुर में एक शिवम होटल है वहां पे आहूत हो रही है, चल रही है। उसके पदेन संरक्षक अभी भी हम बने हुए हैं। संजोग से सभी संरक्षक जो तो अब नहीं है। कविताओं की शुरुआत किससे? कौन? हम कविता इधर तो से। हाँ, अब हम आप ही सुनाते हैं। आपकी कुछ सुन लें हम लोग। इसलिए कि घर आती हैं मेरे। घर आती है। क्योंकि हम तो साहित्यकार हैं नहीं। साहित्य में रुचि केवल लेते हैं। शीर्षक कविता का कुछ होता नहीं है, कविता में ही कोई शब्द रख दीजिए वो शीर्षक हो गया। लाइन, वत्स क्यों घबराता है लंबी लाइन देखकर, ये नित्य है, इसका ना तो कोई आदि है ना अंत, ये सनातन है। कल आज से छोटी थी, कल आज से और अधिक लंबी होगी लाइन। ये लाइन केवल हर खिड़की के आगे नहीं,
अपितु हर अस्पताल, दुकानों, बैंकों और रोजगार दफ्तर आदि के सामने है। इच्छाओं के रूप में मन के अंदर है, इच्छाओं के रूप में मन के अंदर है, आवश्यकताओं के रूप में बाहर है। क्यों घबराता है लंबी लाइनों को देखकर? चल उठा टिफिन और लग जा लाइन में। चल उठा टिफिन और लग जा लाइन लग जा लाइन में। बहुत बहुत। लाइन में लगा हर कोई तू ही है। लाइन में हर कोई, लाइन में लगा हर कोई तू ही है। ये तुम्हारे भाई, बंधु, पड़ोसी, गांव, शहर, प्रदेश और देश के हैं। कुछ घुसपैठिए भी हैं जो ज्ञात हैं, कुछ घुसपैठिए भी हैं जो ज्ञात हैं, कुछ बहुरूपीय हैं जो अज्ञात हैं। वाह। कुछ बहुरूपीय हैं जो अज्ञात हैं। जब ये देश की सीमा लांघ कर आ गए तो इन्हें किसी भी लाइन में लगने का मौलिक संवैधानिक अधिकार है। जब ये देश की सीमा लांघ कर आ आ गए गए तो इतनी गर्मी और चटकती धूप से ना घबरा। तो इतनी गर्मी और चटकती धूप से ना घबरा। चल पानी की बोतल उठा और लग जा किसी लाइन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लाइन जीवन का सार है, तुम्हारे जीवन का आधार है। लग जा किसी लाइन में और जिंदा रहने की कोशिश कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे पढ़ते रहेंगे, ऐसे पढ़ते रहेंगे। क्यों सर? बिल्कुल एक एक करके मतलब हाँ 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 हाँ। नहीं मैं आती है। हाँ लगा लीजिए। तुमने ये कविता पढ़नी भी है कुछ किताब उताब ले आया होता। हाँ लेकिन जो सबसे आसान की कोई हो। ये सर जलजीरा ले लीजिए, मैंने तो गर्म हो जाएगा तो। मैंने तो सोचा कि विजय जी की कविता सुननी नहीं नहीं, सुनानी है। जलजीरा है। नहीं नहीं, सब फ्री होगा सब फ्री का है। आपने उसका बराबर ध्यान रखा गया। अच्छा हाँ, मिठाई वाले की दुकान। हाँ तो मुझे कविता कोश से ही खोज के हाँ हाँ, आप कविता कोश से खोज लीजिए, अगर समय लग रहा है तो कोई और। तब तक मैं सुना देता हूँ। एक कविता है भूख जी। बादशाह की महफिल, बादशाह की महफिल, संगत और जाम, बैठे थे हजरात आला हुक्काम। संतरी आया, आदाब बजाया, बोला हुजूर महल से आपके चंद कदम दूर, भूख से मर गया आदमी। संतरी आया, आदाब बजाया, बोला हुजूर महल से आपके चंद कदम दूर, भूख से मर गया आदमी। खूब है मजाक, खूब है मजाक, हैरत से तिरछी हुई बादशाह की आंख। सुना नहीं पहले, सुन रहा हूं आज, भूख से मर गया आदमी। भूख से मर सकता है आदमी। भूख से मर सकता है आदमी। भूख न वबा है न खुदा का कहर, सल्तनत में फैला दी किसने ये खबर। दरबारी बोले वजह फरमाया हुजूर, दरबारी बोले वजह फरमाया हुजूर, मौत के पीछे कोई राज है जरूर। गहरी सोच में डूबा था राजा का वजीर, गला किया साफ
फुसफुसा के बोला, साजिश है हुजूर आपके खिलाफ। मुर्गों पे 3-4 कविताएं लिखा, सुना दूं या बाद में फिर? हाँ नहीं ठीक, हम लगा हुआ है, लगा हुआ है। आइए बैठ जाइए, आइए बैठिए। जो अभी आए, जो पंडित सत्यनारायण मिश्र जी के बारे में और रामदरस जी के जो नवलखा जी जी हाँ 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 उनके उनके पिताजी अच्छा 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 अरे वाह सत्तर जी के हाँ हाँ इनके ये बड़े पुत्र हैं अच्छा जो मुक्ति की संस्था गोरखपुर में। अरे उनसे मेरी मुलाकात भी है रामदरस जी के यहाँ आए थे। हाँ रामदरस जी के यहाँ मेरा बहुत और पुराना संबंध है। उनके ये छोटे अच्छा अच्छा नोएडा में ही रह रहे हैं बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे हैं भोजपुरी के। नाम से होकर कराते। मैं ब्रजेश हूँ, आगे आप चंद्रभूषण जी हैं, आप राधेश्याम तिवारी हैं, आप मनोज कुमार आप आशुतोष जी हैं। हाँ, ये खालिद जी हैं। खालिद भाई, खालिद खालिद भाई खालिद भाई हम सबके खालिस है, खालिस। खालिस नहीं होता है। जी आगे सर। ठीक है, तो हाँ, एक एक कविता सुनाते हैं, फिर देखा जाएगा। कुछ न होगा तो भी कुछ होगा। कुछ न होगा तो भी कुछ होगा। ये शीर्षक। सूरज डूब जाएगा तो कुछ ही देर में चांद निकल आएगा। वाह सूरज डूब जाएगा तो कुछ ही देर में चांद निकल आएगा, और नहीं हुआ चांद तो आसमान में तारे होंगे अपनी दूधिया रोशनी बिखेरते हुए। सूरज डूब जाएगा तो कुछ ही देर में चांद निकल आएगा, और नहीं हुआ चांद तो आसमान में तारे होंगे अपनी दूधिया रोशनी बिखेरते हुए। और रात अंधियारी हुई बादलों भरी तो भी हाथ पैर की उंगलियों से टटोलते हुए धीरे धीरे हम रास्ता तलाश लेंगे। और रात अंधियारी हुई बादलों भरी तो भी हाथ पैर की उंगलियों से टटोलते हुए धीरे धीरे हम रास्ता तलाश लेंगे। और टटोलने को कुछ न हुआ आसपास तो आवाज़ों से एक दूसरे की थाह लेते एक ही दिशा में हम बढ़ते जाएंगे। और टटोलने को कुछ न हुआ आसपास तो आवाज़ों से एक दूसरे की थाह लेते एक ही दिशा में हम बढ़ते जाएंगे। और आवाज़ देने या सुनने वाला कोई न हुआ तो अपने मन के मध्यम उजास में चलेंगे। वाह और आवाज़ देने या सुनने वाला कोई ना हुआ तो अपने मन के मध्यम उजास में चलेंगे, वाह, जो वापस मध्यम उजास। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत जो वापस फिर हमें राह पर लाएगा। और आवाज़ देने या सुनने वाला कोई ना हुआ तो अपने मन के मध्यम उजास में चलेंगे, जो वापस फिर हमें राह पर लाएगा। और चलते चलते जब इतने थक चुके होंगे कि रास्ता रस्सी की तरह खुद को लपेटता दिखेगा। वाह वाह, बहुत सुंदर। और चलते चलते जब इतने थक चुके होंगे अच्छा बिंब है। कि रास्ता रस्सी की तरह खुद को लपेटता दिखेगा, आगे बढ़ना भी पीछे हटने जैसा हो जाएगा। तब कोई याद हमारे भीतर से उमड़ती हुई आएगी। वाह तब कोई याद हमारे भीतर से उमड़ती हुई आएगी और खोई खामोशियों में गुनगुनाती हुई हमें मंजिल तक पहुंचा जाएगी। क्या अच्छी कविता है। मन की मध्यम उजास बहुत बढ़िया हाँ, बिंब अच्छा है। अच्छा अच्छा और सड़क का निपटना हाँ 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 बिल्कुल बहुत अच्छा भी है। हाँ अब उसमें हम लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कहीं पहुँचते नहीं हैं। दिक्कत यह है कि चलने को चल ही रहे हैं, कहाँ पहुँचे कुछ पता नहीं है। है ना? अच्छा मुझे याद तो रहती नहीं है कविता में। एक कविता है पृथ्वी पृथ्वी हाँ पृथ्वी। एक साथ इतने सारे स्वाद
रस गंध और रूप सहेज कर कैसे रख लेती हो तुम। एक साथ इतने सारे स्वाद रस गंध और रूप सहेज कर कैसे रख लेती हो तुम कि गुलाब की खुशबू कभी बेला में नहीं जाती और बेला की खुशबू कभी चमेली में नहीं आती। नींबू का रस कभी आंवले में नहीं आता और आंवले का रस अनार में नहीं जाता। क्या कभी ऐसा हुआ कि आम के पेड़ में हो गए हों कटहल और कटहल के पेड़ में लगे हों कोई और फल। और यो पृथ्वी क्या क्या नहीं है तेरे आंचल में, और यो पृथ्वी क्या क्या नहीं है तेरे आंचल में, मगर इतना सारा हिसाब अकेले कैसे रख लेती हो तुम। अरे क्या अकेले कैसे रख लेते। हमारे बगल में ऐसे प्रतिभाशाली कवि सालों बैठ के चले गए। अरे नौकरियों में वाकई राजू साहब के बगल की लगभग 2-3 मेज दूर बैठते थे। और अच्छा, आपको नहीं पता था करता है? बहुत मुश्किल से पूछता है क्योंकि जब ये आप जानबूझ के अलग बनाते बैठे रहते थे। ऑफिस में तो एक मतलब हम लोग कॉलेज में थे, हाँ डीयू में, जी तब का हम लोगों ने जुबली हॉल में करवाया था। हाँ जी। और पहली बार आपको बुलाए थे। अच्छा अनामिका जी भी आई थी। अनामिका हाँ एक कविता है मैं भी अन्ना। अरे मैं बना जिस क्या समय अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी हाँ जो है। हाँ जी 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 और पर मुझे उस समय भी बहुत उम्मीद नहीं थी। ये कविता उसी दौरान लिखी थी। और हमारे जो है एनसीआर के जो संपादक थे उन्होंने उसको बहुत हिम्मत दिखाते हुए उस आंदोलन के बीच जो है अच्छा खबर के पन्ने पे छापा था, जहाँ पे खबरें छपी थी जो है सारी वहीं पे हाँ, उसको छापा था इस कविता को। तो आप देखिए कि मतलब 10 साल बाद की चीजें कैसे जो है कभी देख लेता है कभी कभी। गलियां बोली मैं भी अन्ना, कूचा बोला मैं भी अन्ना, वाह सचमुच देश समूचा बोला मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना, भ्रष्ट तंत्र का मारा बोला, महंगाई से हारा बोला, बेबस और बेचारा बोला मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना, साधु बोला मैं भी अन्ना, ढोंगी बोला मैं भी अन्ना, रोगी बोला भोगी बोला मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना, गायक बोला मैं भी अन्ना, नायक बोला मैं भी अन्ना, और दंगों का खलनायक बोला मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना, कर्मनिष्ठ कर्मचारी बोला, लेखपाल पटवारी बोला, घूसखोर अधिकारी बोला मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना, मुंबई बोली मैं भी अन्ना, दिल्ली बोली मैं भी अन्ना, 900 चूहे खाने वाली बिल्ली बोली मैं भी अन्ना, और डमरू बजा मदारी बोला, डमरू बजा मदारी बोला, नेता खद्दर धारी बोला, जमाखोर व्यापारी बोला मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना, क्या बात है। जनता भूखी नंगी बोली, हीरोइन नंगी बोली, मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना। आखिरी लाइनें हैं। चल लाइनें हैं। दाया बोला मैं भी अन्ना, बाया बोला मैं भी अन्ना, और खाया पिया अघाया बोला मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना, निर्धन जन की तंगी बोली, निर्धन जन की तंगी बोली, जनता भूखी नंगी बोली, हीरोइन अधनंगी बोली मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना। आखिरी की 2 लाइनें हैं कि नफरत बोली मैं भी अन्ना, प्यार बोला मैं भी अन्ना, और हंसकर भ्रष्टाचार बोला मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना। क्या बात वाह क्या बात क्या बात हाँ बहुत सुंदर। अब इस समय बहुत याद आ रहा है। आज तो ऐसा कोई भी लिख देगा, लेकिन इस समय लिखना तो उस समय ये भावना प्रकट करना मुश्किल था।
तो समझ पाना, पहचान पाना भी पहचान पाना मुश्किल था, सही बात है, क्योंकि उस वक्त तो सब आदमी में अरे थे। हमारे कई साथी टोपी लगा लगा के जहाँ पे अन्ना की टोपी बिक रही थी, हाँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद सारी टोपियां वहीं बनती। संयोग से मैं कुछ दुकान जो होलसेलर सप्लायर, उसने बताया मैं 10 करोड़ की टोपियां बेचता 10 करोड़। 10 करोड़ भाई देवे की बात है। ये था कि यहाँ आया है, यहाँ की टोपियां गांधी जी भी वहाँ लिया करते थे। तो अब जो है डॉक्टर नवनीत मिश्र जी, आप भोजपुरी में भी लिखते हैं और आप गैर भोजपुरी में भी लिखते हैं। भोजपुरी भी समझते हैं। हाँ, तो भोजपुरी के तो दिग्गज ये सुनाएंगे और भी आप गीत लिखते हैं, एक गीत सुनाने की कोशिश करते हैं। ए दरिया तुम प्यासा क्यों है, ए दरिया तुम प्यासा क्यों है, मन में घोर निराशा क्यों है, ए दरिया तुम प्यासा क्यों है। बंद सुनिएगा। सांवले बादल फिर आएंगे, सांवले बादल फिर आएंगे, सजल तराने फिर गाएंगे, मस्त हिलोरे चपल पवन के, मस्त हिलोरे चपल पवन के, पूर्वा पछुआ बन छाएंगे, धूप सुनहरी बरस रही फिर, बीच दोपहरी कुहासा क्यों है, ऐ दरिया तू प्यासा क्यों है, मन में घोर निराशा क्यों है, ऐ दरिया तू। और आखिरी बंद, बस 2 बंद का छोटा सा गीत है, आखिरी बंद सुनिएगा। बंजारों सी रीत पुरानी, बंजारों सी रीत पुरानी, आना जाना है मनमानी, आना जाना है मनमानी, कोई न बंधन बांध सके है, कोई न बंधन बांध सके है, पर सबसे है प्रीत निभानी, कोई न बंधन बांध सके है, पर सबसे है प्रीत निभानी, सिमट न पाए जो जीवन में ऐसी अमिट पिपासा क्यों है, सिमट न पाए जो जीवन में ऐसी अमिट पिपासा क्यों है, ऐ दरिया तू प्यासा क्यों है, मन में घोर
निराशा क्यों है ऐ दरिया तू प्यासा क्यों है? बहुत बहुत प्यारी। और बीच ही नहीं, और आपकी कविताएं भी मार्मिक और होती हैं। और अब एक अमित मिश्र जी से कि आप भोजपुरी की रचना सुनाएंगे। आप देवरिया के हैं, अच्छा अच्छा। आप देवरिया के हैं, आप प्रतापगढ़ के हैं, आप आजमगढ़ के हैं, आप भी आजमगढ़ के हैं। तो पूरी जो पूर्वांचल है उसकी मिट्टी यहाँ इकट्ठी की गई। नहीं ठीक। ये संगम है छोटा सा। संगम असल में आप जहाँ रहते हैं वहाँ संगम करा ही देते हैं। गोरखपुर में संगम नाम की एक संस्था, एक चंद जी हुआ करते थे, आप थे वहाँ पे उस समय, पिताजी थे मेरे सप्तन जी, और नवरत्न और पंडित राम नवल मिश्रा जी, इनके भाई जो है, ये लोग साथ मिला जुला करते थे। इन लोगों ने एक संस्था शुरू किया काफ़ी पहले, 90 के आसपास, हाँ, नहीं 2000 2000 में संगम नाम की संस्था। और बहुत ठीक से संस्था की शुरुआत हुई। नियमित रूप से हर महीने उसकी गोष्ठियाँ हुआ करती हैं और भी बहुत से कार्यक्रम उसमें होते हैं। धीरे धीरे करके संस्था की स्थिति ये हो गई कि गोरखपुर में सबसे ज़्यादा सक्रिय संस्था साहित्य में वही रही है। हम वो हमारी संस्था सम्मानित भी करती है विभिन्न क्षेत्र के कलाकारों, विभिन्न नहीं है कि वो साहित्यकार, और उनको सम्मानित भी करती है। वार्षिक समारोह, पत्रिकाएं भी, पुस्तकें प्रकाशित कराना और लोगों को प्रोत्साहित करना हर महीने और के। इतने अच्छे अच्छे रचनाकार पुरस्कृत हुए वहां से कि आज राष्ट्रीय मंच तक वो पहुंच गए। मतलब प्रतिभा गुप्ता, हाँ हाँ निशा राय, मतलब इन लोग, निशा राय जी तो फिर भी हाँ एक हाँ नहीं प्रतिभा गुप्ता आप सही नाम ले रहे हैं। मतलब जो पहली बार जो हाँ, कन्या जो- रूप में कविता पढ़ने जो आए, संकोच के साथ शुरुआत किया हो और आज दूर दूर आज तक वो राष्ट्रीय मंच की शोभा है। जी। तो इसी में एक उसी की संस्था तैयारी की आपने। एक संस्था भोजपुरी संगम, पिताजी चूँकि भोजपुरी के, मेरे पिताजी कवि थे सप्तन जी, तो भोजपुरी की एक संस्था की शुरुआत हो गई 2009-10 में, भोजपुरी संगम। हम जैसे आप भोजपुरी रचनाकार के रूप में चर्चा किए हैं, हम बस ये संगम के सबसे छोटे उम्र वाले सदस्य हम ही थे। आप ही पिताजी इनके किसी भी प्रकार का वाहन नहीं चलाते पैर के से, यही बेचारे पढ़ते भी थे, उनको पहुंचाते भी थे, बैठे भी रहते थे, ले जाते थे। तो धीरे धीरे लोगों के बीच उठना बैठना मेरा हुआ और 2005 संगम के अलावा भोजपुरी संगम भी सक्रिय हो गई। और हमारी एक जो भोजपुरी संगम संस्था है वह केवल भोजपुरी में काम करती है। उसमें 2 सत्र होते हैं, कविताओं का सत्र और समीक्षा का सत्र। तो हर महीने के तीसरे रविवार को संगम अभी भी सक्रिय है। हालांकि अब चंद जी भी नहीं हैं, पिताजी भी नहीं हैं, पंडित राम नवल मिश्रा जी भी अब नहीं रहे, लेकिन संस्था सक्रिय है। बहुत ही शिखर पर 30-30, 35-35 लोग उसकी गोष्ठियों में आते थे। यहाँ पे तो आप जानते हैं हाँ। 30-30, 40-40 लोग तो- रुस्तमपुर में, हाँ हाँ जबकि हम वो जान ही रहे हैं। दूरी पड़ती। तो ये है भोजपुरी संगम केवल भोजपुरी में काम कर रही है। ये दोनों संस्थाएं अभी भी सक्रिय हैं। 15 में पिताजी का जब देहांत हो गया तो मन बना कि संस्था चलती रहे। मेरा लिखने उखने का बहुत हिसाब किताब नहीं था। सही बात आप बताएं, पिताजी को चूँकि वो पैदल ही चल देते थे, रात के 10 बजे कहीं कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो पता चला पैदल चल दिए। तो हम इसलिए जाते थे, इंतज़ार करते थे कि खाली होंगे तो पैदल चलने लगेंगे, हम लेके इनको जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हुआ। लिखने उखने का क्रम मेरा बहुत बाद में शुरू हुआ। जब बाबूजी नहीं रहे तो फिर संस्था की गोष्ठियाँ कंटिन्यू होने लगी, लोगों के बीच बैठना उठना हुआ, लिखने लगे।
भोजपुरी की एक रचना। अभी संयोजन मैं उसका करता हूँ, संस्था अभी भी सक्रिय है। अच्छे रूप में लेके हाँ, चल गोरखपुर और आसपास में उस संस्था को भोजपुरी की संस्था के रूप में जाना जाता है। पहचान है। एक रचना भोजपुरी की है, जिंदगी का सार, जीवन कैसा है। जिंदगी का सार बूझा, आपन हमार बूझा, जिंदगी का सार बूझा, आपन हमार बूझा, सबके बाए के कहानी हो, ऐसे चले ले जिंदगानी हो, ऐसे चले ले जिंदगानी हो। और बंद। तप दे निकरी जाला, संसती में परी जाला, छिन भर में खाली होखे, छिन भर में भरी जाला। तप दे निकरी जाला, संसती में परी जाला, छिन भर में खाली होके, छिन भर में भरी जाला, छिन में उतरी जाला पानी हो, ऐसे चले ले जिंदगानी हो, ऐसे चले ले जिंदगानी। जिंदगी का होके चाहिए, जिंदगी सयान होखे, काहे जियान होखे, जिंदगी सयान होखे, काहे जियान होखे, आवाजाही सबके एक कैसन गुमान होखे, जिंदगी सयान होखे, काहे जियान होखे, आवाजाही सबके एक कैसन गुमान होखे, काहे करे कवनो नादानी हो, ऐसे चले ले जिंदगानी हो, ऐसे चले ले जिंदगानी हो। और अंतिम बंद। सुबहित करम करा, मन में तू धीर धरा, सुबहित करम करा, मन में तू धीर धरा, एन्ने ओन्ने जनि तू देखा, मनई कपीर हरा। सुबहित करम करा, मन में तू धीर धरा, एन्ने ओन्ने जनि तू देखा, मनई कपीर हरा। हो जाई मैना आसमानी हो, हो जाई मैना आसमानी हो, ऐसे चले ले जिंदगानी हो, जिंदगी के सार बूझा, आपन हमार बूझा, सबके बाए के कहानी हो, ऐसे चले ले जिंदगानी हो, ऐसे चले ले जिंदगानी। बहुत सामयिक और बाबू आंधर माई आंधर, छोट छोट भाई आंधर। हाँ
लगाओ ये। अरे लगा दी। नहीं नहीं, जो चर्चा हो रही है, रिकॉर्ड हो जाएगा। जो चर्चा हाथ में ही लेके, हाथ में ही लेके, हाथ में लेके। हाँ, चर्चा जो हो रही है, जी जी। कोई ऐसी भोजपुरी का भाषा अब को क्या कहते हैं, पंक्ति हम भुला रहे बने। बाबू आन्हर माई आन्हर, छोट छोट दोनों भाई आन्हर। बाबू आन्हर माई आन्हर, छोट छोट दोनों भाई आन्हर, कह के दिया दिखाई, बिजली जस हो जाई आन्हर। सुंदर विभिन्न विधाओं में। हाँ, हाँ, अभी 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 रहने दो। हाँ हाँ ना, 7 बजे। हाँ 6:30 तो बज ही गया। हाँ, जैसे उर्दू की गज़लें गाई जाती हैं, ऐसी भोजपुरी की कोई अलग से कोई वो होनी चाहिए जगह। जैसे गीत आपका काफी अच्छा था भोजपुरी का, हाँ। उस जगह पे जो लोग जाकर सुनना चाहें, संगीत के साथ मतलब कोई अगर से आप इंस्ट्रूमेंट के साथ, ये अच्छी चीज़ है। नहीं, मैंने मतलब एक तो भोजपुरी के नाम जो भी चल रहा है, खालिद सर, उससे समझ पाना बहुत मुश्किल है। खालिद सर, जी मैंने आपके लिए भी भोजपुरी का गीत इतना प्यारा है, मैंने कहा था कि इसको रिकॉर्डिंग कराइए। नहीं, वो स्पेस होना चाहिए। मैं और वास्तव में सम्मेलन क्या हो रहा है सभी को पता है। बेहुदा चुटकुलेबाजी जी, का जी, सम्मेलन है। जी, जी। स्टैंड इसमें तो वैसे भी इतनी खराब चीजें आ गई हैं हाँ कि जो लोग उससे जुड़े हुए नहीं है, जमीन से मतलब कटे हुए हैं, हाँ उनको भोजपुरी का मतलब हाँ। भोजपुरी नहीं दिखते। हाँ, अगर पता है और भोजपुरी का मैंने मतलब तो समझ में कहा जीजा जी छेड़ आपसे भी गाना वो बेटी वाली जो आपने पढ़ी थी, आज आप पढ़ेंगे उसको भी। और कहा कि भाई कम से कम एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग टाइप का इसको शेप दें, और बहुत ज्यादा ऑर्केस्ट्रा या उसकी जरूरत नहीं है। हमने ना इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे उतर रहे हैं, मुझे फोन करता कि दासना वाली ले लो, तो मसूरी दासना वाली ना था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक रचना हम पढ़ चुके हैं, घराती होने के नाते हमने शुरू किया था। वो मैं भेज दूंगा। संबंधों की उम्र, पनपते हैं संबंध जी, बीज के मिट्टी में मिलने से, छल कपट के कीट ना लगें, प्रेम सौहार्द विश्वास के धूप पानी खाद देते रहने से विकसित हो जाता है संबंधों का वृक्ष। खिलने लगते हैं फूल, आने लगते हैं मधुरता के फल, नेह से स्नेह से ख्याल रखने तक, नेह से स्नेह से ख्याल रखने तक। स्वार्थ बस न पहुंचाए क्षति वृक्ष को, स्वार्थ बस न पहुंचाए क्षति वृक्ष को, उसकी टहनियां काट कर न नापे तने की गोलाई का घेरा, उसकी लंबाई ऊंचाई कि कितना कीमती है वृक्ष, बहुत बढ़िया। कि कितना कीमती है वृक्ष। देता रहेगा फूल फल छाया और जीवनदायिनी ऑक्सीजन, देता रहेगा फूल फल छाया और जीवनदायिनी ऑक्सीजन, जीवन भर तब तक जब तक हो ना जाए उसकी उम्र पूरी, जीवन भर तब तक जब तक हो ना जाए उसकी उम्र पूरी। वृक्ष की तरह होती है संबंधों की आयु, कभी कभार स्वार्थ के छल कपट के आंधी से जड़ सहित उखड़ जाते हैं संबंधों के वृक्ष, पूरी उम्र सूखने से पहले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मुर्गों पे कविता लिखी थी मैंने, 4 कविताएं उसमें थी। तो एक था लोकतंत्र में मुर्गे, एक था रणभूमि में मुर्गे, एक था इतिहास में मुर्गे,
और एक थी वर्ण व्यवस्था में मुर्गे। एक सुना देता हूँ मैं। हालांकि कैटरीना सबसे अच्छी थी। कैटरीना, अच्छा, लोकतंत्र में मुर्गे सुना देते हैं। दाना चुगते हैं, पानी पीते हैं, बीट करते हैं, लोकतंत्र में मुर्गे। दाना पीते हैं, पानी पीते हैं, बीट करते हैं, लोकतंत्र में मुर्गे। पंखों को समेटकर बाड़े में बैठे हुए दिखते हैं कुछ इस कदर गंभीर, जैसे चिंतन कर रहे हो लोकतंत्र के भविष्य पर। पंखों को समेटकर बाड़े में बैठे हुए दिखते हैं कुछ इस कदर गंभीर, जैसे चिंतन कर रहे हो लोकतंत्र के भविष्य पर। वे जालीदार बाड़े से झांक कर देखते हैं बाहर की दुनिया। वे जालीदार बाड़े से झांक कर देखते हैं बाहर की दुनिया, और झटक कर सिर चुगने लगते हैं दाना। और झटक कर सिर चुगने लगते हैं दाना। वे कुड़कुड़ाते हैं, आकाश की ओर सिर उठाकर बांग भी लगाते हैं कभी कभी। वे कुड़कुड़ाते हैं, आकाश की ओर सिर उठाकर बांग भी लगाते हैं कभी कभी। बाड़े में टहलते हुए अनोखी अदा के साथ जोर जोर से फड़फड़ाते हैं अपने पंख। बाड़े में टहलते हुए अनोखी अदा के साथ जोर जोर से फड़फड़ाते हैं अपने पंख। हालांकि उड़ने के बारे में वे कभी नहीं सोचते। हालांकि उड़ने के बारे में वे कभी नहीं सोचते, तब भी नहीं जब गाड़ियों में लाद कर भेज दिए जाते हैं कसाई खाने में। वाह 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 वाह। एक और कोई मुर्गा बताइए। एक जहाँ इतने सारे मुर्गे हों। एक और सुना देते हैं। हाँ हाँ, नहीं अच्छा है। रणभूमि में मुर्गे। हाँ। ताज की तरह सिर पर कलगी सजाए, गर्दन झटक कर आकाश की ओर मुंह उठाए, बांग दे रहा है मुर्गा। ताज की तरह सिर पर कलगी सजाए, गर्दन झटक कर आकाश की ओर मुंह उठाए, बांग दे रहा है मुर्गा। ईरान, सीरिया, यूक्रेन, ताइवान, पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है उसकी बुलंद। कांप रहे हैं थर 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 थर। हरावल दस्ते के आगे भाले की मूठ पर चमक रहा है नक्काशीदार सुनहरा मुर्गा, जिसे दोनों हाथों में थामे कदम ताल करता बढ़ा जा रहा है कोई शूरवीर। सैनिकों ने म्यान से खींच ली हैं तलवारें। दुश्मन की ओर तेजी से भागता हुआ युद्ध के लिए ललकार रहा है मुर्गा। ऊंचा होता जा रहा है कलगियों का पहाड़। मुर्गे के खून से लिखी जा रही हैं इतिहास की किताबें, शौर्य की दास्तान। वाह। बड़ी विचारक करता है रहती ना है। ना बहुत। और पूरा दुनिया घूमना पड़ता है। हाँ और मुझे प्रकाश ने बहुत तारीफ की थी इसकी। हाँ। किताब नहीं पढ़ी। कैसे कैसे लगता है ये? ये हमारी वाली किताब है ना। नहीं आपने हमको जो दी तो हमारी हो गई ना वो। मुन्ना से मंगवाया हूँ। हाँ? मुन्ना से मंगवाया हूँ। नहीं, ये मेरी वाली है ना। हमने इसको पढ़ी इतनी एक बार में बहुत ज्यादा है। आपको देंगे। आपकी मैं जिक्र करता था ब्रजेश यादव। लेखक कहता है कि हमारी किताब है, प्रकाशक कहता है कि हमारी किताब है, और जिसने खरीद लिया वो कहता है कि हमारी किताब है। हाँ, जिसने खरीदा या जिसने पढ़ा किताब उसकी है। हाँ, किताब तो उसी के जो पढ़ता है उसको। हाँ, मैंने इसमें भी बनता हुई जो कहा था इसमें, क्योंकि आप जो है शुद्ध और विशुद्ध श्रोता है। जी 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 हाँ। पहला ले लो।
ये मैं कविता कोश से ही शायरी पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि संग्रह तो लाया नहीं मैं। सुनाई बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं, बड़ी विनम्रता से और प्रेम से पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी जैसा है। आपका रूप है, चंद्र सिंह जी बहुत अच्छे वैसा कवि ही हैं। आप पढ़ रहे हैं। ये कविता है भीड़ में दुस्वप्न। भीड़ में दुस्वप्न। शाम का वक्त है, तुम चौराहे पर पहुंच चुकी हो। शाम का वक्त है, तुम चौराहे पर पहुंच चुकी हो। वहाँ एक भीड़ जमा हो रही है। तुरंत फुरत कुछ देख लेने के लिए पंजों पर उचकते हुए लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शाम का वक्त है, तुम चौराहे पर पहुंच चुकी हो। वहाँ एक भीड़ जमा हो रही है। तुरंत फुरत कुछ देख लेने के लिए पंजों पर उचकते हुए लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पसीजे हुए उनके चेहरे लैंप पोस्ट की रोशनी में पीले नजर आ रहे हैं। तुम चौराहे पर पहुंच चुकी हो और तुम्हें पता है कि जिसे देखने वे सभी आ रहे हैं वह तुम हो। तुम चौराहे पर पहुंच चुकी हो और तुम्हें पता है कि जिसे देखने वे सभी आ रहे हैं वह तुम हो। जाने क्या सोचकर तुम नज़रें झुकाती हो, जाने क्या सोचकर तुम नज़रें झुकाती हो और पाती हो कि एक सूत भी तुम पर नहीं है। जाने क्या सोचकर तुम नज़रें झुकाती हो और पाती हो कि एक सूत भी तुम पर नहीं है। दोनों हाथों से खुद को ढकती हुई बीच चौराहे तुम बैठ जाती हो। दोनों हाथों से खुद को ढकती हुई बीच चौराहे तुम बैठ जाती हो। यह धरती ऐसे मौक़ों पर कभी नहीं फटती। यह धरती ऐसे मौक़ों पर कभी नहीं फटती। भीड़ में तुम कोई परिचित चेहरा ढूंढ रही हो। भीड़ में तुम भीड़ में तुम कोई परिचित चेहरा ढूंढ रही हो, लेकिन ये सभी तुम्हारे परिचित हैं, तुम्हें ही देखने आए हैं। भीड़ में तुम कोई परिचित चेहरा ढूंढ रही हो, लेकिन ये सभी तुम्हारे परिचित हैं, तुम्हें ही देखने आए हैं। वक्त बीत रहा है, लोग धीरे धीरे बिखर रहे हैं, देखने को अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। किसी रद्दी खिलौने सी तुम दोबारा खड़ी होती हो। किसी से कहीं चले जाने का रास्ता पूछती हो। चकित होती हो यह देखकर कि वह अब भी कनखियों से तुम्हें देख रहा है। चकित होती हो यह देखकर कि वह अब भी कनखियों से तुम्हें देख रहा है। इतने सब के बाद भी कोई भय तुम में बाकी है। इतने सब के बाद भी कोई भय तुम में बाकी है। बाकी है कहीं गहरा यह बोध कि यह अंत नहीं है। अंधेरा गहरा रहा है और तुम्हें कहीं जाना है। अंधेरा गहरा रहा है और तुम्हें कहीं जाना है। तेज तेज तुम रास्ता पार कर रही हो। पीछे सभी तेज तेज हंस रहे हैं। तेज तेज तुम रास्ता पार कर रही हो। पीछे सभी तेज तेज हंस रहे हैं। क्या इस सपने का कोई अंत है? क्या इस सपने का कोई अंत है? उचटी हुई नींद में तुम मुझसे पूछती हो। क्या इस सपने का कोई अंत है? उचटी हुई नींद में तुम मुझसे पूछती हो। जवाब कुछ नहीं सूझता, बेवजह हंसता हूँ, सो जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। भावनिक और उस सादगी से आपने उस वर्णन किया है, ये किसी है ना, बहुत अच्छी। और सुनाएंगे? नहीं, एक बार भी।
आप ब्रजेश जी कविता सुन रहे थे जी तो मुझे जीवनानंद दास की कविता याद आई, बांग्ला के जो कवि हैं। तो एक मुर्गा है जो सुबह सुबह बांग देता है और उसके सामने एक बहुत बड़ी कोठी है और सपना देखता है एक दिन मैं उस बंगले में चला जाऊंगा, है ना, रोज देखता है। एक दिन सचमुच वह चला जाता है, लेकिन डाइनिंग टेबल पर। सही जगह पहुंच। बड़ व्यवस्था एक कविता है इस बीच, शीर्षक है इसका, इस बीच। हाँ, और ये कविता हम सबका, इनका हम सबका है, जो लोग अखबार में नौकरी किए हैं सबका। गणासा उठा है गर्दन पर गिरने के लिए, गणासा उठा है गर्दन पर गिरने के लिए, जितनी देर में वह गिरेगा उतनी सी ही जिंदगी लेकर मैं आया हूं तुम्हारे पास। गणासा उठा है गर्दन पर गिरने के लिए, जितनी देर में वह गिरेगा उतनी सी ही जिंदगी लेकर मैं आया हूं तुम्हारे पास। फिर भी उदास मत होना मेरे मित्र, इस बीच मुझे बहुत सारे काम करने हैं। घर में प्रतीक्षा कर रहे बच्चों से मिलना है, वायदों से तंग आ चुकी पत्नी से क्षमा मांगनी है, और इंसानियत के जुनून में उधार देकर उलझ चुके उस छोटे से दुकानदार का कर्ज भी चुकता करना है। इस बीच वह कविता भी कहनी है जो मेरे गले में फंसी हुई है। इस बीच मुझे वह कविता भी कहनी है जो मेरे गले में फंसी हुई है। अगर उसके निकलते निकलते गणासा गिर ही गया तो भी बचकर निकल आएगी कविता, और तब शायद गर्दन कटने के बावजूद मैं बचा रह जाऊंगा। वाह 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 वाह। नहीं वो लगा हुआ लगाया नहीं वो अच्छा चाहती हमारी महफिल जैसे हाँ क्या बिल्कुल चिराग समाज है। हाँ 25-30 साल 40 साल हो गए। समय में तो पहले वाकई रखी जाती थी। और भी हो गया सर, हाँ 40 साल, हाँ जितना नहीं ज्यादा नहीं बहुत हो गया सर। ये तब था जब वो लिखा पाते थे, गालिब की जमाने तब वो कमाते थे, बीच नहीं लेते थे शायद। इसके सामने क्षमा रख दी जाती थी, इसके बाद तो मुझे लगता है लाडली पे गया था 97 के करीब में, मुशायरा था, तो उसमें मुझे लगता है कि ऐसा कुछ कर रहे थे। तो मौके जिसमें जगह थी, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि अहमद फराज नहीं आए, तो मतलब एक आदमी, मतलब हाँ हम लोग बात कर रहे थे, दो थे। लगा हम लोग बात कर रहे थे, दो दोस्त कि अहमद फराज आए थे, सुने हम लोग। तो तब तक एक आदमी मोटा रहीम सहीम आदमी था, उसने कहा नहीं वो बदमाश है, उसने वादा करके नहीं आया। तो बगल में दूसरा आदमी बैठा था जावेद अख्तर, उन्होंने कहा कि नहीं यही अहमद फराज है। तो फिर ज़मीन पर बैठ कर हम लोगों ने मुशायरा सुना, शानदार था। मतलब वहाँ की जैसे होती है ना कि जो जेंट्री मुशायरे का रंग जमा देना, मतलब वाकई जो कहते हैं ना कि पाठक का मुशायरा भी ऐसी दर्शकों का, उनका जो सुनने आए हैं उनका है, वो रंग जमाते हैं। आप तो स्टेज से बोलते हैं, या गोरखपुर का ही किस्सा था कि शायद कोई गया मुशायरा, मतलब मुशायरा था उसमें पढ़ रहा था, तो उसने एक हाथ पीछे रखा था। किसी ने पूछा कि अरे मामू, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं, टाउंट करते हैं, किसी ने कहा मामू हाथ पीछे क्यों रखा है, तो उन्होंने कहा अरे ये फिराक गोरखपुरी की सरजमी है। ये तो दर्शकों को वाकई जो होता है। अच्छा बस ठीक है।
आपने शुरू में पढ़ी थी एक कविता लाइन वाली, लाइन, तो मेरी किताब में भी एक कविता है लाइन में खड़े लोग। तो एक विजुअल ऑब्जर्वेशन है, एक लाइन में जो लोग खड़े रहते हैं क्या क्या करते रहते हैं जो है। लाइन में खड़े लोग उबने की क्रिया के एक बिंब में हो गए हैं तब्दील। लाइन में खड़े लोग उबने की क्रिया के एक बिंब में हो गए हैं तब्दील। आदमी से बिंब बन जाने की नियति के खिलाफ अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं लाइन में खड़े लोग। मसलन यह काली कमीज वाला लड़का लाइन में खड़े खड़े ही अपने स्वप्न अश्व पर सवार हो पहुंच गया है कंपनी बाग के उस कोने में जहां एक लड़की पैर के अंगूठे से कुरेद रही है धूप। मसलन यह काली कमीज वाला लड़का लाइन में खड़े खड़े ही अपने स्वप्न अश्व पर सवार हो पहुंच गया है कंपनी बाग के उस कोने में जहां एक लड़की पैर के अंगूठे से कुरेद रही है धूप। दूब के तिनकों में खो गई है लड़के की ऊब। धूप के तिनके में खो गई है लड़के की ऊब। और सफ़ेद कुर्ते वाला यह धेड़, इसका शरीर तो बेशक अपने पूरे वजन के साथ लाइन में खड़ा है, लेकिन मन ऊब के इस चक्रव्यूह को तोड़ जा पहुंचा है अपनी दुकान पर और लगा रहा है हिसाब कि अब तक कितने ग्राहक लौट चुके होंगे। और ये मास्टर जी लाइन तोड़कर आगे जाने की कोशिश में 3 बार झिड़के जाने के बावजूद चौथी बार फिर ऑफ द लाइन जाने के प्रयास में है। 3 बार झिड़के जाने के बावजूद चौथी बार फिर ऑफ द लाइन जाने के प्रयास में है कि उन्हें जल्दी स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ाना है समाजशास्त्र। ऊब के इस बियाबान से निकलने के लिए कुछ लोग तलाश रहे हैं बहस और विचार की पगडंडियाँ। घोटाले, महंगाई, भ्रष्टाचार, नैतिकता, बेरोजगारी, अपराध, मंदिर, मस्जिद, मजहब, दंगे, चुनाव जैसे राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा जल संकट, गंदगी, मच्छर, सड़कों के गड्ढे जैसे स्थानीय विषयों की चर्चा को भी ऊँट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं लोग ऊब के इस रेगिस्तान से बाहर निकलने के लिए। सबकी अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग, पर लाइन में खड़े लोगों का लक्ष्य फिलहाल एक। सभी कर रहे हैं उस खिड़की तक पहुंचने का इंतज़ार जिसे काउंटर कहते हैं पढ़े लिखे लोग। किसी आलसी अजगर की तरह धीरे धीरे सरकती है लाइन। लाइन के साथ साथ आगे बढ़ते हैं लोग, लोगों के साथ कल्पनाएं, बहस और विचार। लेकिन जो पहुंच जाता है खिड़की तक स्थगित हो जाती है उसकी कल्पना, थम जाते हैं विचार, वहाँ से भी अपने को अलग कर लेता है वह। यह कैसी खिड़की है जिसके सामने आते ही हिनहिना कर खड़े हो जाते हैं कल्पना के दौड़ते हुए अश्व। छूट जाती है बहस और विचारों की लगाम। इस खिड़की के पार जो तिलिस्म है उसका भेद कब समझ सकेंगे लाइन में खड़े लोग। तो टाइम पास के लिए क्या करें लोग, तो कुछ बहस करना ही है। और तभी तक बहस में शामिल नहीं जब तक वहाँ पहुँच नहीं गए खिड़की पे। सारी क्रांति में खत्म हो जाती है, जैसे अपना मिल जाता है। हाँ नवनीत जी, भोजपुरी गजल हमको सुनाओ। ये नई विधा है बिल्कुल। लुका छिपी खेल बहुत
खेली रहल जिंदगी लुका छिपी खेल बहुत खेली रहल जिंदगी लुका छिपी खेल बहुत खेली रहल जिंदगी तवकत सिवाने धकेली रहल जिंदगी तवकत सिवाने धकेली रहल जिंदगी लुका छिपी खेल बहुत असगरोत भीड़ सगरोत भरल बा भीड़ भरपूर बाकिर सगरोत भरल बा भीड़ भरपूर बाकिर सगरोत भरल बा भीड़ भरपूर बाकिर साच कहीं आपन अकेली रहल जिंदगी साच कहीं आपन अकेली रहल जिंदगी लुका छिपी खेल बहुत हमनी के मनई के जाति सभे आपन है हमनी के मनई के जाति सभे आपन है हमनी के मनई के जाति सभे आपन है तब हूँ परायापन झेली रहल जिंदगी तब हूँ परायापन झेली रहल जिंदगी लुका छिपी खेल बहुत अझुराइल घामे में सपनाइल छाह बदे अझुराइल घामे में सपनाइल छाह बदे अझुराइल घामे में सपनाइल छाह बदे बरबस बवंडर में ठेली रहल जिंदगी बरबस बवंडर में आखिर शेर बैठकर कि नैनन से नीर जाने कहवा है राइल बा नैनन से नीर जाने कहवा है राइल बा नैनन से नीर जाने कहवा है राइल बा नैया के मरुथल में हेली रहल जिंदगी नैया के मरुथल में हेली रहल जिंदगी लुका छिपी खेल बहुत वाह गजल बहुत कम लिखी जा रही है लगभग नहीं के भोजपुरी में गजल कम भोजपुरी में गजल तो बहुत ही नई विधा का प्रयोग है ये और ऑनेस्ट करें मतलब म्यूजिक के साथ हारमोनियम तबला या जो भी इंस्ट्रूमेंट कोई हो संगत अब ऐसा है सर खाली सर कि अब तो जीविकोपार्जन की लड़ाई पहली है और वहाँ पे न तबला है न सरंगी है नहीं पर आजकल तो क्या है कि कला भी जीविकोपार्जन का साधन हो सकती है जो है। नहीं तो अब जिस पे YouTube विश्वास जैसी चीजें आ गई हैं अब नहीं जैसे तो सत्यजीत राय को अपना पहला सिनेमा बनाने के लिए कैमरा खरीदने में बड़ी विश्वास की बात सुविधा आ है गई और थी, हाँ। जुड़ने अब की तो बात सबके है पास कैमरा है लेकिन और अपना मंच है हाँ लेकिन जहाँ पे इतनी आसान चीजें हैं लेकिन परिस्थितियाँ अलग अलग हैं कहाँ हम खाली हैं कौन सा पढ़ रहे बेटी वाला पढ़ रहे जवान वाला पढ़ रहे 2016 में 16 या 18 में एक घटना घटी थी सेना के 18 जवान मार दिए गए थे मैं अध्यापक हूँ पेशे से अपने स्कूल में बैठे थे वह घटना वही उस समय चर्चा में थी तो उसी समय एक रचना हो गई थी 17, 16, 18 के करीब तो एक कविता भोजपुरी में इसमें कुछ चित्र हैं कि अगर कोई जवान
जब शहीद हो जाता है तो क्या क्या उसके घर में परेशानियाँ आती हैं, उसको एक कविता में देखिए। सून परल सगरी सिवान, सून परल सगरी सिवान, जवान घरे आइल नाही, रही गइल बाकी निशान, रही गइल बाकी निशान, जवान घरे आइल नाही, सून परल सगरी सिवान, जवान घरे आइल नाही। अब घर में काका बा, बुढ़ऊ दुलारे कलाठी हेराइल, लखनी के आँखी क ज्योति पराइल, बुढ़ऊ दुलारे कलाठी हेराइल, लखनी के आँखी क ज्योति पराइल, नवकी क हो नवकी के जिंदगी हेवान, नवकी के जिंदगी हेवान, परान घरे आइल नाही, सून परल सगरी सिवान, जवान घरे आइल नाही, सून परल। एगो छोट के लड़का बा घर में, बाबू सुदर्शन कलम चुस कठिन बा, ऊंच खाल जिंदगी करहिया गझिन बा, बाबू सुदर्शन कलम चुस कठिन बा, ऊंच खाल जिंदगी करहिया गझिन बा, कैसे होई हो कैसे होई घर के बिहान, कैसे होई घर के बिहान, विपत्ति हलुकाइल नाही, सून परल सगरी सिवान, जवान घरे आइल नाही। एगो बहिन शादी करे के रहल, उर्मी के हाथे क हरदी अटकी गए, घर के हुमास पछिलहर झटकी। भोरहरी में ऐसा ऐसा मिल रहा कि ऐसा घटना भइल, उर्मी के हाथे क हरदी अटकी गए, घर के हुमास पछिलहर झटकी गए, आइल हो आइल सनेस अनजान, आइल सनेस अनजान, खेवान घरे आइल नाही, सून परल सगरी सिवान, जवान घरे आइल नाही। और घर के अलावा एक चित्र गांव जवार का सोचा था। ओके, गांव का दुलरुआ बा पहुँचल आकाशे, गांव का दुलरुआ बा पहुँचल आकाशे, गोड़ नाही ठरकल भाघा में बतासे, कुह कतबा हो कुह कतबा खेत खरिहान, कुह कतबा खेत खरिहान, किसान घरे आइल नाही, सून परल सगरी सिवान, जवान घरे आइल नाही, रही गइल बाकी निशान, जवान घरे आइल नाही, परल सगरी सिवान, जवान घरे आइल नाही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
आप एक पढ़ दें और समय हाँ वही मैं आपकी बेचैनी का आभास कर रहा हूँ। तो आप एक पढ़ दें अच्छा अच्छा और सूक्ष्म जलपान हो जाए बस। लमचूस, हाँ। हाँ बाकी शब्दों की गरीबी हमारी जो बढ़ती है या जो वर्ड है हाँ। बाकी मुझे लगता है 10 साल बाद एक कल्चर है। वर्ड एक शब्द एक कल्चर को विभाजित कर रहा पर वो गायब हो रहा है है। हो चुका सुने भी 10 साल हो गए या और ज़्यादा किसी की बात समझ में नहीं। एक वो कैटरीना वाली मैं सुना दूंगा। एक ये सुना दूं, एक दूसरी कविता। आसान नहीं पसंद नहीं, दरअसल इसको कभी सुनाया नहीं किसी को, मैं सोच रहा हूँ आज सुनाऊंगा। हाँ वही सुनाइए, कष्ट हो जाएगा ना। हम सब, पानी शीर्षक है हम कई दोस्त थे। प्लेट में निकाल दो। हम सब दोस्त थे, उल्लास से भरे, ऊर्जा से आप्लावित। हम दोस्त थे, उल्लास से भरे, ऊर्जा से आप्लावित। चल सकते थे मीलों, जाग सकते थे सदियों, पी सकते थे हलाहल। आतुर थे हम बनने को नीलकंठ। ओ हम खेत थे, खलिहान थे, धान की फसल थे, दानों से भरपूर। हम खेत थे, खलिहान थे, धान की फसल थे, दानों से भरपूर। हम ग्रीनविच की तरह गुजरते थे ग्लोब से। हम ग्रीनविच की तरह गुजरते थे ग्लोब से। हम ही ब्रह्मांड थे, ऋचाएं थे, जातक कथाएं भी थे, भक्त थे, हम ही भगवान थे। समय की भदेली में खौलते पानी जैसे हम, वाह वाह वाह। समय की भदेली में खौलते पानी जैसे हम, दास कैपिटल को तकिया बनाकर वाह। क्रांति के सपने देखते थे। वाह बहुत सुंदर। हमारे झोले में मार्क्स के बगल में तुलसीदास थे। हमारे झोले में मार्क्स के बगल में तुलसीदास थे, सार्थ के बगल में डार्विन। हम ही कांट थे, हम ही वेदांत, नीत्शे भी थे हम ही। हम इतिहास की स्लाइस में लगाते थे उत्तर आधुनिकता का बटर। हम इतिहास की स्लाइस में लगाते थे उत्तर आधुनिकता का बटर। हम विचारों के अलक्षित जंगल थे। हम विचारों के अलक्षित जंगल थे, जिसमें उग सकता है कोई भी पेड़ कहीं भी। हम प्रेम में भीगे अंकुरित चने थे, प्रेमिकाओं के लिए भटकते प्रेत थे, कवर चढ़ा कर रखे हुए कोक शास्त्र थे हम। वाह वाह वाह। हम दीमक थे, हम बाघ थे, हम हवा पानी आग थे, कभी धूमिल कभी केदारनाथ थे। वाह 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 वाह। अफवाहों के पंचतंत्र के विष्णुगुप्त थे हम। हम हिटलर थे, गांधी भी, अमेरिका थे, जर्मन नाजी भी। वे फागुन की खुमारी से दिन थे, हम कई दोस्त थे। वाह वाह। तो ये आरंभ है उस गोष्ठी का जिसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जी जब कभी भी आप पधारेंगे यहाँ की धरती पर तो हाँ हो रहा है। हाँ गोष्ठी चल बताया मैंने। तो ये अद्भुत शाम मैं सब और लोगों ने रचनाएं हम लोग का आग्रह स्वीकार किया। हाँ आए हाँ तो और सफल हुआ। नहीं वो तो बताया ना कि कितनी घटनाएं घट गई इस बीच में। तो फिर जब होना होता है तभी होता है और होता जरूर है।